आज जितने स्टूडेंट्स हैं पिछली क्लास में भी थे, क्या कोई ऐसा है जो पिछली क्लास में नहीं था? तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैम जी मैं मैम। नहीं थी। जी बताइए। कैमरा और माइक दोनों आप ओपन कर लीजिए प्लीज। मैम मैं नहीं थी लास्ट क्लास में, मेरी ये फर्स्ट क्लास है। ओके, तो आप प्लीज अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैम मेरा नाम प्रियंका है जी। फिलहाल मैं हाउस मेकर हूँ। उसके वेरी पहले मैं जॉब करती थी। यस मैम, मैं इंदौर से हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा आपने एक जो विषय है वो चुना है, अपने जो धरोहर है उसको जानने का। तो जी मैम, मुझे इंटरेस्ट तो बहुत पहले से था, बट ये इन बच्चों के कारण थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था। अभी भी थोड़ा मुश्किल है, बस कोशिश हो रही है। नहीं नहीं, जब जो काम ठान लो वो ऊपर वाला साथ देता है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है क्लास में। जी जी और भी धन्यवाद। मैं आप लोगों को बता दूं, देवयानी जी चंडीगढ़ से हैं और अभी चंडीगढ़ से पढ़ा रही हैं। और देवयानी जी जो प्रियंका जी जुड़ी हैं, ये अलका जी के द्वारा जुड़ी हैं। तो अच्छा, अलका जी और देवयानी जी एक साथ की हैं। हम लोग अच्छा साथ अच्छा में अच्छा हैं। अच्छा, ओके। अलका दीदी नहीं, नहीं, अलका दी को तो मैं बहुत अच्छे से मतलब जानती हूँ। मुझे उनसे जानते हुए बात करते 2 साल हो गया है। उन्हीं ने मेरा मतलब सपोर्ट किया इधर ज्वाइन करने के लिए। अलका दीदी ने ज्वाइन करवाया था। अच्छा के कारण हूँ इस फील्ड में। इनको भी अलका जी लेके आई थी। जी अच्छा जी, अच्छा बहुत अच्छा, अच्छा ये है। काफी लोगों के मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक हैं, बिल्कुल। जय जी गणपति। अब स्मृति जी से परिचय ले ली। जी, गणपति। जय गणपति मैम। जय गणपति की। हाँ जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी मैम। जी, मेरा नाम स्मृति शर्मा है। मैं एडवोकेट हूँ और मेरी ग्रेजुएशन मैंने बीएससी एलएलबी और एलएलएम किया हुआ है। मैं बिलासपुर पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। और अच्छा मैं इस संस्थान से अपने बड़े भाई साहब श्री अनूप शर्मा जी की वजह से उनके द्वारा जुड़ी हूँ, क्योंकि बहुत वो एक यहाँ पे वो इसमें 1 साल से जुड़े हुए थे। और मुझे जी। ज्योतिष में काफी रुचि रही है, अभी से नहीं कई सालों से, लेकिन हम्म, परिस्थितियों के कारण मैं इस पे समय नहीं दे पा रही थी। जी और अब आप मैं जब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसमें देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब चेतन मन में ये चीज थी कि आज नहीं तो कल मुझे करना ही है। बहुत और अच्छा मुझे आपका निर्णय है। अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी और जी एक मैम, बस मेरे का संस्थान ज्योतिष में में आए। बस मुझे जानने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि मैं ज्योतिष को बहुत अच्छे से और गहराई से जानना चाहती हूँ। ये तो है मेरा रुचि। इस संस्थान में आए हैं आप, बहुत गहराई से जान पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे ज्योतिष जी जी सिखा। जी जी, यहाँ पे बस कुछ यही यही चाहिए मैम, यही जी, चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ब्लाइंड फेथ के रूप में या आप गैसिंग के रूप में कुछ नहीं है। जो तथ्य जी हैं वैज्ञानिक तौर पे प्रूव्ड हैं, वही यहाँ पे पढ़ाया जाता है, वही सिखाया जाता है। जी तो जी जी, कहीं ना कहीं मैम ये कंफ्यूजन ही ज्योतिष का शायद आज यहाँ तक लेकर आ गया है, क्योंकि इतने सारे डाउट और क्वेश्चंस आते थे जब कभी भी इसके बारे में जानना चाहा। शायद वही क्वेश्चंस मुझे आज यहाँ लेकर आए हैं। बिल्कुल आपके हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। हर एक क्वेरी आपकी अपने आप क्लियर होती जाएगी। और जी आप मैम। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा पढ़ना चाहेंगे। जी मैम। आप पढ़ाई अभी आपकी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बहुत जी अच्छा लगेगा और होपफुली जी आप बहुत ही आगे इस फील्ड में जाएंगे। यही मेरी जी मैम, शुभकामना। धन्यवाद मैम। जी। और भी कोई स्टूडेंट जो नया जुड़ा है? चलिए ठीक है, बाकी सभी शायद पिछली बार भी थे। तो आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार हमने ज्योतिष क्या है और ज्योतिष क्यों पढ़ा जाए इस पे चर्चा की थी। तो जैसा कि अभी वर्मा सर ने बताया कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष मोरों में शिखा है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा। और सर्पों में मणि है। तद्वदेगांग शास्त्राणाम।
वेदांग है शास्त्रों में, ज्योतिषम मूर्धानि स्थितम, और ज्योतिष सभी वेदों में, वेदांगों में चोटी पे है। ज्योतिष को, जैसा सबने अभी कहा, नेत्र भी कहा जाता है। तो पिछली बार भी हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था कि वेद क्या हैं। वेद हमारी प्राचीन धरोहर है। आप सभी जो भी जुड़े हैं सभी को ही मालूम है, बताने की जरूरत नहीं कि वेद कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो वेदों में है क्या? वेदों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जो है वो समाया हुआ है। कोई भी हमारे मानव समाज का कोई भी ज्ञान हम वेदों में पा सकते हैं। और ये ज्योतिष भी वेदों की ही एक शाखा है, वेदों का ही अंग है। इसीलिए इसको वेदांग कहा जाता है। अब वेदों के बारे में कहें तो ये क्या है? हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उनकी बुद्धिमता, उनके तप का ये फल थे। ये ज्ञान का भंडार हमारे ऋषि मुनियों ने, जो आज वैज्ञानिक जिन तथ्यों को आज प्रूव कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, उन्होंने कितने युगों पहले ही उनको ला दिया था। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि सारी की सारी जानकारी, सारा विश्व का, ब्रह्मांड का ज्ञान वेदों में था, तो वो सामने क्यों नहीं आया? तो इसका भी एक कारण था। जो प्राचीन युग था वहां पे इस ज्ञान को स्टोर करने के लिए ना तो पेपर थे, ना ही पब्लिशिंग थी, ना ही पब्लिशर्स थे, ना ही प्रिंटिंग प्रेस थे। तो क्या होता था, वेद सिर्फ जो बौद्धिक स्तर पे बहुत परिपक्व थे उन्हीं तक सीमित थे। आम जो कॉमन मैन था उसमें इतनी परिपक्वता ही नहीं थी कि वो वेदों के ज्ञान को समझ सके। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इसको आगे कैसे लाया गया? इसको कैसे लाया जाता था आगे? एक उनका तरीका था श्रुति एवं स्मृति। जो गुरु थे वो उस ज्ञान को सुनाते थे, शिष्य थे उसको ग्रैस्प करके उसे कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे, और इसी तरह वो अगली जनरेशन में जाता था। लेकिन इसका क्या था, अब वेद ऐसे हैं जिनका ज्ञान हर कोई तो नहीं ग्रैस्प कर सकता था। बौद्धिक स्तर पे उसको बहुत ऊंचा लेवल चाहिए था। तो अब वेदों का ज्ञान सिर्फ बौद्धिमता वाले लोगों के लिए तो नहीं था, बौद्धिक स्तर पे जो बहुत ऊंचाई पे हैं सिर्फ उनके लिए तो नहीं था, ऋषि मुनियों के लिए तो नहीं था। वेदों का ज्ञान किसके लिए था? हर एक मानव मात्र के लिए। तो अब मानव मात्र तक इस ज्ञान को कैसे पहुंचाया जाए, ये एक सबसे बड़ी एक चैलेंज था। क्योंकि हर एक आदमी, आज भी हम अगर फिलॉसफी की बात करें, हम भागवत गीता की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके भागवत गीता के श्लोकों को हम छोटी छोटी कथाओं में, आपने भागवत गीता सुनी होगी, भागवत गीता बहुत से लोग कथा करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो गीता की फिलॉसफी है उसको छोटी छोटी कथाओं में बांट देते हैं। उसका जो रिजल्ट है, उसका जो ज्ञान है, उसको कथाओं के रूप में देते हैं, तो वो हर एक इंसान समझ पाता है उसको। अगर गीता की फिलॉसफी को एज इट इज श्लोक के माध्यम से या उसको कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके सुनाया जाए, तो कितने लोग भागवत सुनने जाएंगे? उसका जो रेशो है बहुत कम हो जाएगा। जो बौद्धिक स्तर से सक्षम है सिर्फ वही जाएंगे, हर कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या किया, उसको कथा के रूप में। तो ऐसा ही हमारे ऋषि मुनियों ने किया। क्या किया, वेदों के ज्ञान को उपनिषद एवं भाष्य के रूप में उन्होंने कन्वर्ट किया। वेदों में क्या है, ऋचाएं एवं सूक्त हैं। इन ऋचाओं एवं सूक्तों की भाषा और शब्दों का चयन कुछ इस तरह से किया गया है कि उसकी बहुत तरीके से व्याख्या की जा सकती है। उन व्याख्याओं के आधार पे उन्होंने उपनिषद बनाए,
लेकिन उपनिषद भी बहुत जो कॉमन साधारण, या हम कह सकते हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो नहीं समझ पा रहे थे। तो फिर किसका उन्होंने निर्माण किया? पुराणों का। पुराण बनाए गए। और पुराणों में क्या है? टोटल कथाएं हैं। 18 हमारे पुराण हैं, अलग अलग पुराण। आप लोगों में से काफी लोगों ने पढ़े होंगे। तो उसमें क्या है? कहानियां हैं, कथाएं हैं। हमारी रामायण, हमारा महाभारत, इन्हीं पुराणों में से ही उनकी रचना की गई। तो इसमें कहानियों के माध्यम से वेदों के ज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाया गया और कॉमन लोगों ने उसको समझा। तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं पराशर ऋषि की, जो कि ज्योतिष के जनक माने जाते हैं, वैदिक ज्योतिष के। तो पराशर ऋषि मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं कि आप मुझे इस पृथ्वी का के बारे में विस्तार से बताइए। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि जो पृथ्वी है उसको संक्षेप में बताया जा सकता है, उसकी व्याख्या पूरे तरह से नहीं की जा सकती। तो ये एक बहुत संक्षेप में वो बताते हैं कि ये पृथ्वी क्या है? इसमें 7 बड़े महाद्वीप हैं, जैसे कि जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर। और ये सभी 7 महाद्वीप जो हैं, ये 7 बड़े बड़े समुद्रों से घिरे हुए हैं। ये समुद्र कौन कौन से हैं? क्षार समुद्र, ईखरस, मदिरा, घृत, दही, दुग्ध और जल। जो जम्बू द्वीप है वो इन सबके बीच में है, और इस द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत है। इस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 84,000 योजन है। और पृथ्वी तल के नीचे जितनी ऊंचाई है उतनी ही उसकी गहराई है, 16,000 योजन। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है, इसका व्यास 32,000 योजन है। इसकी तलहटी 16,000 योजन की है। जितना नीचे है उतनी ही तलहटी है। इस प्रकार यह पर्वत क्या है? पृथ्वी कमल के बीच प्याले के समान है। और सुमेरु पर्वत पर 4 देश स्थित हैं: भद्राश्व वर्ष, भारतवर्ष, केतुमाल वर्ष, उत्तराकुरु वर्ष। ये चारों देश जो हैं वो पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में स्थित हैं। जो भद्राश्व देश है, आज उसको हम चीन कहते हैं, चाइना कहते हैं। जो भारतवर्ष है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में होने के कारण हिमावत वर्ष भी कहा जाता है। आप जानते ही हैं भारतवर्ष क्या है? हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत के कारण इसको हिमावत वर्ष भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में है भारतवर्ष, और सुमेरु पर्वत के पश्चिम की ओर उत्तर कुरु अल्ताई पर्वत से उत्तरी समुद्र तक फैला विशाल क्षेत्र था। सुमेरु पर्वत क्या था? चौकोर था। और इसके साथ एक उपाधि जुड़ी हुई है, अर्थात सुमेरु पर्वत 4 मुख वाले प्रजापति के समान है। पूर्वी मुख सफेद है और इसमें ब्राह्मण जैसा प्रभुत्व झलकता है। इसका दक्षिणी भाग कैसा है? पीला है, जो वैश्य जैसा रूप प्रदर्शित करता है। और उत्तरी भाग
लाल है जिसमें क्षत्रियों की झलक दिखाई देती है। आगे आप जब पढ़ेंगे तो जो हमारी राशियां हैं उनको इन्हीं 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। अब हम देखते हैं भारतवर्ष। हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ज्योतिष का विस्तार भारतवर्ष में ही क्यों, भारतवर्ष ही क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी में वेदों के लिए, वेदों का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान इसी में क्यों है। तो हम देखेंगे कि भारतवर्ष में ही वेदांग का सृजन कैसे हुआ। तो इसके लिए हम विष्णु पुराण, ये सारी जो चीजें हैं अगर आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु पुराण में बहुत विस्तार से दी हुई हैं। तो विष्णु पुराण के अनुसार क्या है, वह देश जो समुद्र के उत्तर में तथा बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है वह भारत कहलाता है। अब भारत क्यों कहलाता है इसकी भी आगे व्याख्या की गई है, क्योंकि यहाँ पर राजा भरत के वंशज रहते थे। इसका विस्तार 9000 लीग है, एक लीग में 3 मील की दूरी होती है और यह कर्म भूमि है। कर्म भूमि है, यहां पर रहकर कर्म जो है वो किया जा सकता है। वेदों के अनुसार, वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार कर्म किया जाता है। कर्म तो कोई भी हो सकता है, कर्म तो क्राइम से भी रिलेटेड हो सकता है, कोई भी, लेकिन वैदिक दृष्टिकोण पर आधारित कर्म भूमि है वो है भारतवर्ष। तो ये कहा जाता है कि यह ऐसी कर्म भूमि है जिसके फल स्वरूप, जिस उसके दृष्टिकोण को अपनाकर अगर मनुष्य कर्म करता है तो वह स्वर्ग पाता है और स्वर्ग पाने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो आज आपने देखा होगा कई लोग वेस्ट से ही क्यों, दुनिया के हर कोने से, आप अगर मथुरा वृंदावन जाएं तो कितने बाहर के लोग हैं वो वहां आके स्थायी रूप से बस गए, अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी, जॉब छोड़ छाड़ के वो यहाँ आ गए। हरिद्वार में जाएं आप, ऐसे किसी भी तीर्थ स्थान में जाएं, बहुत से बाहर के लोग जिन्होंने इस बात को समझ लिया, वो इस मैटेरियलिस्टिक दुनिया को छोड़ के, क्योंकि वेस्टर्न जो देश हैं उनके अनुसार ज्योतिष क्या है, सांसारिक सुखों को प्राप्त करने का जरिया है, और हमारे भारतवर्ष के अनुसार ज्योतिष क्या है, आत्मिक सुख को प्राप्त करने का जरिया। और आत्मिक सुख सबसे बड़ा कब प्राप्त होता है, जब इंसान मोक्ष की तरफ मुड़ता है। तो ये आत्मिक सुख जो है वो भारतवर्ष में प्राप्त किया जा सकता है। भारतवर्ष ऐसी कर्म भूमि है जहां पे इस दृष्टिकोण से कर्म अगर किए जाएं तो इंसान को स्वर्ग प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि भारतवर्ष ही क्यों, जो हमारे देव थे, जो हमारे ब्रह्मदेव थे, उन्होंने भारतवर्ष को ही क्यों चुना, बाकी देशों को क्यों नहीं। तो हम देखते हैं इसके लिए कई कारण है। जैसे कि इस पृथ्वी पर भारत जैसा कोई देश नहीं है। हम लोग बहुत ज्यादा, हमने अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें इस पावन धरती पर जन्म मिला, और हमसे ज्यादा कह सकते हैं कि भाग्यहीन कोई नहीं है कि हम उस बात को ना समझ पाए। अगर हम इस पावन धरती पर रहकर भी हम उस दृष्टिकोण से कर्मों को नहीं अपनाते, सिर्फ सांसारिक सुखों के लिए ही भागते रहते हैं, तो हमसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कौन होगा। भगवान ने तो हमें उस सोर्स में भेज दिया, लेकिन हम तो खुद ही आंखें मूंद के बैठे हैं।
तो ये हमारा एक बहुत बड़ा फेवर है, लक का, फेट का, भाग्य का, कि हमको यहाँ पर जन्म मिला है। और आप लोग जो इस ज्योतिष से जुड़े हैं, तो ये आपका भी कोई पुण्य कर्म है, मेरा भी कोई पुण्य कर्म है जो मैं इससे जुड़ पाई, मुझे ये रास्ता मिला, ये हमारे पिछले कोई पुण्य कर्म है। तो दूसरा ये रीजन है, भारत का स्थान स्वर्ग से ऊंचा और बढ़कर है। क्योंकि स्वर्ग के देव देवता भी भारत में ही जन्म लेना पसंद करते हैं। क्या कहा जाता है भारत में, हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता हैं। हालांकि 33 करोड़ का कंसेप्ट वो अलग है, उसमें गए तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। 33 करोड़ का कंसेप्ट भी मिसकंसेप्ट है वो, लेकिन कॉमनली जो लोग हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते वो यही कहते 33 करोड़। तो 33 करोड़ जहां देवी देवता हैं, वो कोई ऐसे ही भूमि तो नहीं होगी ना, कितनी पवित्र भूमि होगी जहां पे देवता भी आना पसंद करते हैं। आज भी कहते हैं कि देवता यहाँ पे गमन करते हैं। तो ऐसा पावन हमारा भारत वर्ष है। फिर हम आते हैं उसी पे, भारत कर्म भूमि है, अर्थात इस भूमि पर रहकर कर्म किया जा सकता है। मानव जीवन के सभी फलों के बीज भारत की मिट्टी में मौजूद हैं। मानव जीवन, अगर हम मानव जीवन को वाकई मानवता के आधार पर जीना चाहते हैं, तो वो सारे बीज भारत की भूमि में मौजूद हैं। भारत की मिट्टी ऐसी पावन मिट्टी है जहां पर मानव जीवन के बीज यहीं से मिलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिबेट का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में मानव का जो सृजन है वो यही इसी धरती से हुआ है। तो भारत क्या है, भारत एक कर्म भूमि है और स्वर्ग भोग भूमि है। यह बात कई हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में भी कही गई है। यहाँ मैं कुछ लाइंस हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ब्रह्म पुराण में कहा गया है, पृथ्वीयाम भारतम वर्ष कर्म भूमिरा दाहता देहम लब्ध्या विवेकाढ्याम द्विजत्वम च विशेषतः। ब्रह्म पुराण के अनुसार। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, प्रयाति कर्म भूर्बृहान नान्य लोकेषु विद्यते भारतम नाम यद्वर्षम दक्षिणानेन मायोदितम तत्कर्म भूमि नात्रयम् संप्रातिः पुष्य सपापयोः एतत् प्रधानम विज्ञेयम् यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्। तो इस तरह से कई जगह वर्णन, ये हमने भारत भूमि में जन्म लिया है सिर्फ इसलिए हम नहीं कह रहे। हमारे प्राचीन वेद पुराण इस बात की पुष्टि करते हैं। तो भारत को क्यों कर्म भूमि कहा गया है? क्योंकि यहाँ मनुष्य को कर्म फल प्राप्त हो सकता है। और ज्योतिष का आधार क्या है? ज्योतिष का आधार भी तो कर्म फल ही है। ज्योतिष भी यही कहता है कि जो जीवन या जो भाग्य हमको मिलता है वो हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलता है। ज्योतिष भी ये कहता है कि जो कर्मों का फल है, कल्प कल्प तक हमको जीवन भोगना पड़ता है उन फलों को पूरा करने के लिए। जब तक उन कर्म फलों का हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक हमको बार बार इस जीवन में आना ही होता है। कल्प कल्प तक जीवन में आते रहेंगे। इस जो चक्र है जीवन चक्र का,
उसमें हम आते रहेंगे जब तक कि हमारा हिसाब, और जब हमारा हिसाब पूरी तरह पूरा हो गया तो क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कर्म फल की प्राप्ति हमको इस भूमि पर हो सकती है। तो ये है हमारा भारतवर्ष, और इन्हीं कर्म फल के नियमों के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने जो है ज्योतिष शास्त्र का विकास किया था। तो और ये ज्योतिष शास्त्र या हमारे जो बाकी ज्ञान के भंडार हैं, एक दिन में नहीं बन गए थे। देवताओं ने हमको थाली में परोस के नहीं दिए थे। ये हमारे ऋषि मुनियों की सैकड़ों सालों की तपस्या का फल है। उनकी इतनी ज्यादा तपस्या, शारीरिक तप, मानसिक आत्मिक तप, उससे साधना मनन, उसके फलस्वरूप ही भारतवर्ष का विकास हुआ, और इसका विकास एक कर्म भूमि के रूप में हुआ। तो ये हमारा क्या था, भारतवर्ष की हमारी व्याख्या थी कि क्यों भारतवर्ष को ही इस ज्ञान के भंडार के लिए चुना गया। तो अब हम ये देखते हैं, आपको एक पुस्तक मिलेगी सामान्य ज्योतिष, या आपको मिल चुकी होगी। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस पुस्तक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में यह बताया गया है कि हमारी परंपरा एवं मूल रूप से तार्किकता को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष शास्त्र की क्या उपयोगिता है। हमारी परंपरा और तार्किकता के हिसाब से ज्योतिष क्यों उपयोगी है, हमारे मानव जीवन में ज्योतिष की उपयोगिता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ज्योतिष, या ज्योतिष का हम लाभ क्यों ले रहे हैं, कैसे लेंगे, कैसे उपयोगी है हमारे जीवन में ज्योतिष, दैनिक जीवन में। प्रथम भाग में ये बताया गया है। और ये हम कैसे देखेंगे, ये हम देखेंगे जैसे कि हम आपने अभी आप पढ़ रहे हैं खगोल शास्त्र, तो उसमें आप पढ़ रहे हैं ग्रह, चक्र के ग्रह, उन ग्रहों की गति, उनकी स्थिति हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है, ये हम पढ़ेंगे, उसके अनुसार हम देखेंगे। दूसरा भाग क्या है, ज्योतिष के सिद्धांत, ये शास्त्र किन सिद्धांतों पर चल रहा है और ये कितना प्राचीन है, कब आया था, ज्योतिष का सृजन कब हुआ, कब से इसको पढ़ा जा रहा है, और इसके सिद्धांत क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट है वो है कर्म सिद्धांत, इसके सिद्धांत क्या हैं, कर्मों के कौन से सिद्धांत हैं जो ज्योतिष का बेस है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। और जो फोर्थ पार्ट है, चतुर्थ भाग है, उसमें हम पढ़ेंगे कि ये प्राचीन विज्ञान क्या वाकई में ये विज्ञान है, इसको विज्ञान क्यों कहा जाता है, और इस प्राचीन विज्ञान को वर्तमान विज्ञान के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, इसको मनोवैज्ञानिक, इसके क्या पहलू हैं, इसको मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे जोड़ा जा सकता है, क्या वाकई में ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है। हम कहते हैं कि ये वैज्ञानिक शिक्षा है, वैज्ञानिक स्टडी है, तो किस तरह से ये वैज्ञानिक शिक्षा है, ये हम फोर्थ पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये हमारा छोटा सा आज का व्याख्यान था। आगे जब हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे तब तक आपके पास, सभी के पास पुस्तकें भी आ गई होंगी, तो आप लोग उसको पहले से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और मैम एक क्वेश्चन। जी बोलिए। मैम
जी, ये पुस्तक हम लोग को खुद लेनी होगी कि हमको मिलेगी? मिलेगी आपको। आप गुरुजी को बताइए, गुरुजी आपको ये सब पूरा जो सेट है प्रवीण 1 का, वो आपको जी भेज देंगे। जी ये ओके। हमारे आईकास के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही किताबें हैं, अच्छा, तो उसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो वो आप तो गुरुजी मैम से ये गुरुजी अपने से ये सब चीजें आपकी प्रोसेस में होंगी कि हम लोगों को लेनी पड़ेगी? नहीं, ये आपको लेनी पड़ेंगी। जी, पूरा ठीक का है, पूरा ठीक है। सेट गुरुजी मंगवा के रखते हैं, तो जी, आप गुरुजी से कांटेक्ट करिए, तो वो जी, जी, आपको जी, भिजवा देंगे ठीक है मैम। सभी। जी मैम, ओके मैम। जय और कोई? गणपति की। जय गणपति गुरुजी। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा हुआ है, उसमें पूरी जानकारी भेजी है कि हमारी पहले सेमेस्टर की फीस क्या है, दूसरे सेमेस्टर की फीस क्या है, और आपकी परीक्षा की अनुमानित फीस क्या है। इसके अलावा बुक्स के बारे में लिखा है कि यदि आप बुक्स का सेट चाहते हैं तो उसका जो भी मूल्य होगा वो आपको अलग से दे होगा। ये सारा लिखा हुआ है। आपको यदि ऐसा लगता है कि ज्योतिष प्रवीण की बुक्स आपको मंगानी है तो आप अपना एड्रेस सेंड कर देना, और हम उस एड्रेस को उसको दे देंगे, जो बुक्स वाला है आपको भेज देगा। या तो वो फ़ोन करेगा तो आप उसके फ़ोन पे पैसा भेज दें, या आप वो पैसा हमारे पास भेज दें तो हमारे द्वारा उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे बीच में होने से आपके पास पुस्तक जरूर पहुंच जाएगी। प्रियंका जी, आपकी पुस्तकों का ऑर्डर हो गया है, वो अलका जी ने बोला था तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, पहुंच जाएगी। और भी किसी को पहुंच जाएगी। और अगर आप पे पुरानी पुस्तकें हैं तो आप पुरानी पुस्तकों से भी कर सकते हैं, पहले से किसी पुस्तकों से या तो उन पुस्तकों से भी कर सकते हैं। तो अपना अपना अलग है। इसका माइक किसका खुला है? चंद्रशेखर जी। म्यूट कर लो। हाँ सर, एक प्रश्न था मेरा। हाँ, मेरे को पुस्तक चाहिए सर। मैं तो आपके बगल में रहता हूँ, कभी भी आके ले सकता हूँ, क्या संस्थान से ले सकता हूँ? बिल्कुल, आप हमारे संस्थान से आके ले जाए। बुक पहले थी नहीं, अब बुकें आ गई हैं, आप ले जा सकते हैं। आ गई है सर, तो मैं कल ही आ रहा हूँ सर। कल परसों जब भी आना है। जी 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 जी, ठीक है। और चंद्रशेखर जी, आप लेकिन बहुत देर से जुड़े, जल्दी नहीं जुड़े हैं। और बाद में कौन जुड़ा हमारे बीच में? श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव सर जी ज्वाइन नहीं हो पाया, कोई क्यों नहीं प्रॉब्लम हो आ गई थी मेरे उसमें सर। जय गणपति। जय गणपति की। आपका कैमरा खोलो। हाँ, मेरे को ज्वाइन करने में थोड़ा देर इसलिए हुई कि आज पहला दिन था और मुझे मालूम नहीं थी इसकी प्रोसेस। अच्छा, और आज आप आ बाकी गए, सब आपके 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 मित्र नहीं आए, आरके चतुर्वेदी जी? हाँ, दिख तो नहीं रहे, देखो पूछूंगा मैं हाँ, उनसे। आप अपना कैमरा तो दिखा दो, इससे हमारे मैडम देख लें आपका चेहरा। वीडियो खोलिए, वीडियो। हाँ, जय गणपति। जय गणपति, जय गणपति, जय आपका गणपति। इंट्रोडक्शन दे दो इनको। जय गणपति की। मेरा नाम एन श्रीवास्तव है। जी मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हूँ, 2 गवर्नमेंट सर्विस की हैं। जी। मेरी आयु अभी 65 वर्ष है और पंडित जी के सानिध्य में काफी दिनों से हूँ, मोर जी देन ए जी। ईयर। तो ओके। उनके पास कुछ ऐसी कला है कहिए या विद्या है या जो भी है, ईश्वर प्रदत्त कुछ चीजें हैं उनके पास कि उनकी वाणी बड़ी आकर्षित करती है। और जी अभी मैं इस कोर्स को तो मीटिंग को ज्वाइन किया है सिर्फ इसलिए, मैंने उनसे सीधी सीधी बात की थी। मैंने कहा था मुझे कुछ जिज्ञासा तो पैदा हो ज्योतिष के बारे में, तो मैं जरूर इसको करना चाहूंगा। और इस अवस्था में या इस एज में जो उद्देश्य होता है इसको जानने का, वो आप भली बात समझ रही होंगी। तो जी मैं जी। उसी उद्देश्य के साथ इसमें ज्वाइन करना चाहता हूँ। बस बहुत थोड़ा सा कहते हैं ना, अच्छे एजुकेशनिस्ट वो होते हैं जो कि बच्चे में रुचि पैदा कर दें। 2+2 क्या होता है ये वो जानने के लिए लालायित हो जाए तो अपने आप पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो जाएगा। जी जी। बस तो इतना सर, सा आप निवेदन बहुत था अच्छे मेरा। प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं, और गुरुजी के सानिध्य में अगर आप आ गए हैं तो आपको आपकी सारी जिज्ञासाएं खुद ब खुद शांत हो जाएंगी। और एक बात और कहना चाहूंगी सर, कि ज्ञान अर्जन करने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उद्देश्य कभी कभी दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन इस अवस्था में हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है वो आप समझ सकती हैं, भली जी बात। जी जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सर, एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। ये पूछ रही थी मैं कि क्लासेस तो सैटरडे संडे बस होगी ना वीक में?
सैटरडे संडे होंगी, और अगर बीच में क्लासेस होंगी तो वो आपको, आप व्हाट्सएप ग्रुप को हमेशा चेक करते रहिए, उसकी जानकारी आपको साथ साथ मिलती जाएगी। सेमिनार्स होते रहते हैं, स्पेशल क्लासेस होती रहती हैं, तो जो भी क्लासेस सेमिनार्स जो भी होंगे वो आपको जानकारियां समय समय पर दे दी जाएंगी। मैम इन केस अगर कोई वीडियो या क्लास मिस हो जाती है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आपको कांटेक्ट करिए आप पर्सनली, तो कई बार रिकॉर्डिंग होती है तो आप वो भी सुन सकते हैं, नहीं तो आपको कई बार, और जो हम क्लासेस है ना, हमारा सिलेबस कई बार हम रिपीटेडली पढ़ाते हैं, तो आपको ऐसी परेशानी कोई नहीं आएगी, रिवीजन भी बस होती मैम यही था कि क्या होता है कि कंडीशंस सेम नहीं होती है मैम, कभी इन केस अगर, वैसे तो पूरी कोशिश होगी क्लास सारी अटेंड करें, बट बच्चे छोटे हैं तो हो सकता है कि कभी मिस हो जाए। जी मिस मत करिए, कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम जो पढ़ाते हैं हम कई बार रिपीट करते हैं, और जैसे अभी हम गुरुजी हैं, स्पेशल गेस्ट को बुला के भी लेक्चर करवाते हैं, तो आपकी जो क्वेरीज हैं वो अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी, आपको कभी, और वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा, और पर्सनली आप हम लोगों से कभी भी पूछ सकते हैं, गुरुजी से कभी भी पूछ सकते हैं, आप कभी भी, जितनी आपकी जिज्ञासा होंगी हम हमेशा शांत करेंगे, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। जी मैम, ओके मैम। तो जय गणपति की। देवयानी जी ने आपका समाधान कर दिया। क्लास के मामले में प्रवीण 1 जो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स